सवाल आपका के तहत हमें अपना नियमित दर्शकों के कई सवाल लगातार प्राप्त हो रहे हैं। पहली कड़ी में जावद से अधिकृत प्रत्याशी समंदर पटेल से पूछे गए जनता के सवालों के जवाब आज अपना नीमच ने लिए। अन्य प्रत्याशियों से भी जल्द जवाब लेकर अपना नीमच पर प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रत्याशियों से हम लगातार बार बार सवाल पूछते रहेंगे। आप अपने सवाल भेजते रहें 8224056666 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना नीमच में हूं संजय यादव। आज हम कांग्रेस के अधिकृत जावद के प्रत्याशी समंदर जी पटेल से मिलने आए हैं। यहाँ पर काफ़ी जोरों शोरों से उनका चुनाव प्रचार चल रहा है। अभी ये चड़ोल गांव के अंदर उनका स्वागत हुआ है और उन्हें फलों से तोला भी गया है। सबसे पहली प्रतिक्रिया, अब आप ऑफिशियली कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हो चुके हैं, आज सारे फॉर्म उठ चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? कांग्रेस एक परिवार है और यहाँ पे इस बार कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। ये थोड़ी बहुत नाराज़गी थी हमारे आपस में भाई लोगों के बीच में, वो हमारा प्रदेश संगठन और जिला संगठन ने आपस में मिल बैठकर उस समस्या का समाधान निकाल लिया है और अब पूरी तरह से सब आज सारी चीज़ें क्लियर हो गई है और पूरी कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस इस बार एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और जावद विधानसभा में इस बार कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित है। और अब देख रहे जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है, इस बार जावद में बदलाव का बहुत बड़ी लहर चल रही है और हर कार्यकर्ता बदलाव चाहता है, क्योंकि लगातार 20 वर्षों से यहाँ कार्यकर्ता का जो शोषण हुआ है, जावद में जो विकास अवरुद्ध हुआ है, यहाँ विकास तो नहीं बाकी जावद का विनाश जरूर हुआ 20 साल में, तो अब हर कार्यकर्ता पे परिवर्तन चाहता है। ऐसी क्या 4-5 ऐसी योजना है जो आपको अखरती है कि जो आप पिछली बार भी आपने प्रचार करा है, यहाँ पर भी करा है, 5 साल आप यहाँ रहे हैं, तो ऐसा क्या अखरता है जो यहाँ होना चाहिए था और जो नहीं है? यहाँ सबसे बड़ी मुख्य समस्या बेरोजगारी। 20 साल से विधायक है, 4 साल से मंत्री और वो भी मंत्री उद्योग मंत्री है, उसके बाद भी आज युवाओं को 10 युवाओं को कोई रोजगार के संसाधन नहीं जुटा पाए हैं। एक इंडस्ट्री नहीं खोल पाए यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल जाए और युवाओं को रोजगार के नाम पे ठगा गया है, झूठे सपने दिखाए गए हैं। कागजों में आप देख लो तो 150 इंडस्ट्री बताते हैं, बाकी एक इंडस्ट्री जावद से लगा के सिंगोली तक कहीं नहीं है। स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। आज हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो संसाधन नहीं है। स्वास्थ्य के लिए आदमी को बहुत परेशान है, उसको उदयपुर या अहमदाबाद भगना पड़ता है। बात करते हैं जावद को जापान बनाने की, बाकी आज यहाँ की शिक्षा की हालत देखो पूरी तरह से चरमरा गई है। अब आदिवासी एरिया में मैं घूम रहा हूँ लगातार, वहाँ स्कूल बिल्डिंगें पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। मतलब ऐसी हालत है स्कूल बिल्डिंगों की, बच्चे अब अंदर बैठ नहीं पा रहे हैं। आज भी पूरे विधानसभा के में 17 से 18 गाँव ऐसे हैं कि जिनके स्कूल मंदिरों के अंदर संचालित हो रहे हैं। समंदर जी, दो बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण सवाल। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए, चूंकि आप पिछली बार लड़े थे और तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, आपके क्या प्रयास रहे और अगर आप ईश्वर ने कृपा करी और आप जीतते हैं तो अब आपकी क्या योजनाएं रहेंगी, मतलब मुख्य तौर पर क्या रहेगी? हमारा सबसे मुख्य लक्ष्य रहेगा जावद का सर्वांगीण विकास। उसमें सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी हमारी रोजगार, दूसरी स्वास्थ्य, तीसरी शिक्षा। हम इन चीज़ों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता निश्चित इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि जनता 20 साल में आपकी जनता ठगी गई है, जनता को गुमराह किया गया है, झूठे वादे झूठे सपने दिखाए गए हैं। तो जनता इस बार निश्चित परिवर्तन के मूड में है और अगर मुझे यहाँ की जनता से आशीर्वाद से मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिला तो निश्चित इन चीज़ों को लेकर मैं इनकी लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा और इन समस्याओं को जमीन पर लाकर हल करने का प्रयास करूँगा। एक तरफ ओम प्रकाश सकलेचा जी हैं जो उनकी परंपरागत सीट है, फिलहाल मोदी जी मुद्दा है, राम मंदिर मुद्दा है और अभी लाडली बहना मुद्दा है। ऐसे में कहीं कठिनाई महसूस हो रही है? यहाँ पे मोदी जी का मुद्दा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मोदी जी का मामला केंद्र सरकार का है। बाकी यहाँ जो राज्य पिछले 18 साल से भाजपा की सरकार रही है और जिस तरह से यहाँ पे किसानों का, गरीबों का और युवाओं का जो शोषण हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। तो यहाँ पे व्यक्ति वो नहीं देखेगा। राम मंदिर ठीक है, आस्था का केंद्र है सबका, राम मंदिर का मुद्दा बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। राम मंदिर का कोई मुद्दा रह नहीं गया है। ठीक है, मंदिर बनता अच्छी बात है, मंदिर तो सब बनता है, मंदिर में सब जाते हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, तो मंदिर का मुद्दा कुछ है नहीं। और यहाँ लाडली बहना वाली बात अगर की जाए तो इनको 18 साल में लाडली बहनें याद नहीं आई। जब कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में आज से 8 से 9 माह पूर्व ये घोषणा कर दी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हर बहनों को 1500 रुपये महीना देंगे। जब इन्हें ये देख के जब ये घबराहट हुई और जब उन्हें आखिरी चुनाव के 4 महीने पहले लाडली बहना याद आई, जब वो 1-1 हज़ार रुपये डालने लगे और अब कहते हैं हम 1200-1500 करेंगे, क्योंकि जब आपने ये तो कर दिया। और गैस कनेक्शन जब कांग्रेस की सरकार जब 3 राज्यों में बनी
तो वहाँ गैस कनेक्शन 500 रुपये में दिए जा रहे थे। जब आपको गैस कनेक्शन की याद नहीं आई, जब आप 1200 रुपये गैस कनेक्शन के ले रहे थे और 1000 दे रहे थे, तो आपने क्या करा? मतलब जितना दिया उससे ज़्यादा आपने वापस ले लिया। अगर उतनी जिस दिन आपने 1000 रुपये महीना बहनों को दिया था, उधर अगर गैस कनेक्शन आप 500 रुपये करते तो मानते कि तुम बहनों के बारे में सोच रहे हो। ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है और चुनावी मुद्दा है, और चुनाव इसको खाली चुनाव बनाने के लिए ये लाडली बहना योजना लाए हैं, और लाडली बहना योजना पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रही है। लाडली बहना योजना पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो चुकी है। कल से समंदर जी हमने एक नई मुहिम जो है चालू करी है अपना नीमच ने। सवाल आपका, आमतौर पे आपके जो क्षेत्र के मतदाता हैं वो जो सीधे सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, ऐसे कुछ सवाल मेरे पास में आए हैं, मैं सीधे से आपसे पूछूंगा। उम्मीद है कि आप सबका जवाब देंगे, और जो इनका आप जवाब नहीं देना चाहते तो आप मना भी कर सकते हैं। सिंचाई के लिए जो है यहाँ पे पहला सवाल है कि सिंचाई के लिए आपकी क्या योजना है? जो है सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वास्तव में ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरा कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ सिंचाई के जो संसाधन होना चाहिए थे वो किसानों को नहीं मिल पाए हैं। 20 सालों में इन्होंने खाली भूमि पूजन कर रहे हैं, खाली नारियल फोड़े हैं। ये 20 सालों से बांदा डैम के नाम पे, सांडा डैम के नाम पर यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और आज तक धरातल पर कुछ नहीं आया है। हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ पे अच्छे बांध, बड़े बांध यहाँ पे बनवाए जाए, जो कि यहाँ मुख्य समस्या पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और पानी बगैर खेती संभव नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम खेती के लिए पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से करें। इसमें चंबल से पानी लाना भी शामिल है क्या? चंबल से पानी जो भी आ रहा है अभी तक उसको अभी हमने समझा नहीं, ये अभी तक तो ये क्लियर नहीं है कि वो खेती के लिए लाया जा रहा है, और अभी सिर्फ उसको चुनावी जुमला बनाकर इन्होंने जो लोगों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, जो लोगों को बनाने का काम कर रहे हैं, गाँव जो 80 की रोडें बन थी वो खोद दी, लाइनें डाल दी, पुरानी लाइन जो चल रही थी नल जल योजना वो छत कर दी। क्योंकि जब तक पानी की टंकी नहीं बनेगी, और जब तक, क्योंकि लिफ्ट इरिगेशन होगा, पानी से चढ़ के नहीं आ जाएगा, जब तक पंपिंग स्टेशन नहीं बनेंगे, आज आपको 2 से 3 साल जमीन पे टंकी बनाने में, पानी लाने में लगेंगे, और आप 2 से 3 साल पहले ही खाली वोट लेने के चक्कर में आपने गाँव की गलियाँ खोद दी, उधर वहाँ पे आप लाइन बिछा दी। तो ये पानी आप कब दे पाएंगे, इसका जवाब मंत्री जी दे सकते हैं? चलिए, मैं कुछ मुद्दों पर जो यहाँ के मुद्दे हमने टटोले हैं उस पर तुरंत टिप्पणी चाहूँगा आपकी। पहला मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी ही बिल्कुल दिख रही है बेरोजगारी सामने, कि 20 साल में एक भी उद्योग यहाँ पे नहीं ला पाए हैं। निश्चित यहाँ के जो युवा जो है बाहर प्लान कर रहे हैं और अपने परिवार से दूर रहकर उनको नौकरियाँ करना पड़ रही है। भ्रष्टाचार तो बहुत चरम सीमा पे। भ्रष्टाचार की तो अगर बोली जाए तो जितना बोले कम है। आज सारे ऐसा कौन सा विभाग नहीं है जिनके जो चारों मंडल अध्यक्षों ने दुकान खोल के रखी है, सुबह निकलते हो शाम तक खाली वसूली। वो मतलब एक शिक्षक क्या होता है, शिक्षक तक से वसूली कर रहे हैं, पंचायत कर्मी से वसूली हो रही है, पटवारी से वसूली हो रही है, तहसील में वसूली है, थाने में वसूली है, रेत के डंपर की वसूली है, रेत के ट्रैक्टर में वसूली है, नगर पालिका में फर्जी पट्टों के नाम पे वसूली है, और सबसे बड़ा वसूली मतलब भ्रष्टाचार का जो यहाँ का जनपद अध्यक्ष गोपाल चारण 50 लाख की रिश्वत लेते हुए भाजपा के सरपंच द्वारा ही लोकायुक्त द्वारा जनपद कार्यालय में रंगे हाथ पकड़ा जाता है। लोकायुक्त के बाद तो कोई कार्रवाई बचती नहीं है, व्यक्ति को पद से हटना ही पड़ता है, और यहाँ तक कि उसको जेल भी जाना पड़ता है। तो पद से हटाना तो दूर रहा, उसको पद से भी नहीं हटने दिया शासन प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए, और आज उसको लगातार ये जिस दिन से पकड़ा है उसी दिन से उसको साथ में लेकर गाड़ी में घूम रहे हैं, साथ में मंच साझा कर रहे हैं। सरौने महाराज में मुख्यमंत्री के मंच पे भी गोपाल चारण उपस्थित था। तो इससे साबित होता है कि क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, उसमें मंत्री जी की भी पार्टनरशिप है। सीवरेज और गंदगी की तो समस्या पे जो है उसकी तरफ इन्हें ध्यान दिया ही नहीं है। आज जावद नगर इतना अच्छा नगर है, क्योंकि वहाँ पे सीवरेज की कुछ व्यवस्था नहीं है, और गंदगी देख लो आप, जो बीच के अंदर से शहर के अंदर से जो नदी निकलती है वो नदी की क्या हालत है। उसको पेयजल और सड़क, पेयजल कई गांव ऐसे हैं जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ तक पानी लोगों के पास नहीं पहुँच पा रहा है। हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम स्वच्छ जल व्यवस्था हर घर तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहाँ पे कहा जाता है कि जावद का हॉस्पिटल जो है रेफर हॉस्पिटल है नीमच के लिए, और नीमच का रेफर हॉस्पिटल है उदयपुर के लिए। स्वास्थ्य सेवाएं कैसे करेंगे, कैसे बेहतर करेंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी। बिल्कुल लगातार जो 20 वर्षों से यहाँ जो हो रहा है कि स्थायी डॉक्टर ही नहीं है, और डॉक्टर आते हैं, टेम्परेरी डॉक्टर आते हैं, और डॉक्टर अगर आ भी गए तो उन्हें संसाधन नहीं है। जावद में तो आज वहाँ पे यह है कि अगर चोट लगे व्यक्ति को तो 5 टाँके लगाने की व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। ये मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। 8 दिन पहले परिवार का एक्सीडेंट हुआ मेरी गाड़ी के सामने, ठीक, लोगों को लेकर हॉस्पिटल में खुद गया, उनको बड़ी मुश्किल से टाँके की जरूरत पड़ी, टाँके नहीं लगा पाए वो, और एक्सरे करा, एक्सरे के लिए वहाँ पे रील अवेलेबल नहीं थी। तो जहाँ एक्सरे नहीं हो सकते हैं, जहाँ टाँके नहीं सकते हैं, तो वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होगी?
तो हमारे प्रयास है हम यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अच्छे संसाधन, अच्छे डॉक्टरों की प्राथमिकता की व्यवस्था करेंगे। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, जो है एनडीपीएस एरिया है ये, और डोडा चूरा की जो है कहा जाता है कि उसमें मार्फिन मात्रा बहुत कम होती है, फिर भी एनडीपीएस से केस हो जाते हैं। उस चीज के लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके, या क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि निश्चित यहाँ पे अफीम का खेती का क्षेत्र है ये, और यहाँ को डोडा चूरा के नाम पे किसानों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, झूठा फंसाया जाता है। आज कई किसानों के बेटे जेलों के अंदर बंद है और कई करोड़ों की उसमें ये लाखों की वसूली करते हैं, और उसमें यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इन्वॉल्वमेंट है। तो हमारे वचन पत्र में कमलनाथ जी ने ये लिखा है कि डोडा चूरा को एनडीपीएस से मुक्त करके उसको आबकारी में लाया जाएगा, जिससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, और जो आज किसान झूठे मुकदमों में उलझा है उससे किसान बचेगा। नीलगाय से किसान बहुत परेशान है। नीलगाय का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का। निश्चित है यहाँ नीलगाय से किसानों की फसलों को बहुत नुकसान होता है। हम उसके लिए जब सरकार बनेगी तो हम उसके लिए मुख्यमंत्री से हम लोग रखेंगे और इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए, क्योंकि नीलगाय वास्तव में किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक है। एक सवाल मेरे पास सबसे ज्यादा पूरे जिले के किसानों से आया है कि किसानों को रात्रि में बिजली दी जाती है, और जो है जबकि किसान का भी अधिकार है सोने का, तो उस चीज के लिए कुछ सोचिएगा आपने? बिल्कुल, लगातार हम जाते क्षेत्र में ये शिकायत आती है, हम बिल्कुल उसको प्रयास करेंगे। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम उसको उच्च लेवल पे से बात करी जाएगी कि किसानों को जो है बिजली दिन में दी जाए, क्योंकि किसान जब खेत में रात में जाते हैं तो निश्चित बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसको किसानों को बिजली दिन में दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। सुखानंद का धार्मिक तीर्थ स्थल और सिंगोली का बारदा बांध योजना, इन दोनों पर टिप्पणी चाहूंगा आपसे। बिल्कुल, हमने पहले भी कई बार प्रयास किया है। जब मैं भाजपा में था तो हमारी पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी हम सुखानंद लाए थे, तो उस टाइम में हमको मांग पत्र दिया भी था कि सुखानंद यहाँ का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, उसको अगर पर्यटन से जोड़ा जाए तो निश्चित एक जावत क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात मिल सकती है। 2-3 नकारात्मक सवाल आप जवाब देंगे। बाहरी मुद्दा क्या अभी तक खटक रहा है आपको, या इसके अलावा और ऐसी क्या है जो चुनौतियां आ रही है? भारी मुद्दा आम जनता के लिए नहीं है, खाली विपक्ष उसको जो बना रहा है। अगर भारी की बात करते हैं, मैं विगत 15 वर्ष से यहाँ का मतदाता हूँ, यहाँ का किसान हूँ, यह मेरा मकान है, तो मैं भारी कैसे हुआ? कई लोग जो चुनाव लड़ते हैं वहाँ के मतदाता भी नहीं होते हैं, उनके लिए भारी नहीं होता है। और ओम प्रकाश सक्रिय जी के परिवार आज तक जावत के लोगों ने नहीं देखा है कि भोपाल में रहते कि दिल्ली में रहते, किसी को नहीं मालूम है। मेरे पूरे परिवार को जावत का हर एक व्यक्ति जानता है। आज पिछले 1.5 महीने से मेरा पूरा परिवार जावत के अंदर है, तो मेरे पूरा जावत से रहे हैं, तो मेरे तो बाहरी का कोई मतलब नहीं होता। ये खाली एक चुनावी आरोप है, बाकी इसमें सत्ताधारी का कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल, जो कहा जा रहा है कि 2018 में आप जो है भाजपा में चले गए, फिर कांग्रेस में आ गए, और अभी फिर वापस से आपने जो है कांग्रेस से टिकट बनाया। मैं जब भाजपा में गया था उस टाइम में कांग्रेस पार्टी से निष्कासित था 6 साल के लिए। उस टाइम मैं कांग्रेस में नहीं था। मैं 2018 में जब चुनाव लड़ा तो मुझे कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे नेता थे कांग्रेस में था, और जब वो भाजपा में गए मैं भी उनके साथ भाजपा में चला गया। बाकी मैं तो कांग्रेस का सदस्य था नहीं, और जब मैं वहाँ रहने के बाद मैंने वहाँ की वेदना और हमारे कार्यकर्ताओं की जो पीड़ा जो रही और हमारी अनदेखी की गई और जो अवहेलना हुई, वापस अपने परिवार में लौट गए। तो कोई ऐसी बात है नहीं कि अगर सुबह का भोला साथ घर आता है तो उसको भोला नहीं गिरता। ये थे हमारे साथ समंदर पटेल, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने सवालों के जवाब। मेरे साथ चिराग पगवार और नौशाद अली के साथ जावत से अपना न्यूज की रिपोर्ट।